दोस्तों, आज जब मैं बाजार से घर आ रहा था तो पड़ोसी के बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैं रुक गया और सुनने का प्रयास करने लगा। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा तो ऐसा लगा जैसे कोई औरत कराह रही हो। कुछ साफ साफ सुनाई तो नहीं पड़ रहा था क्योंकि बाथरूम और मेरे बीच काफ़ी फासला था। एक बार मन तो किया कि पास जाकर सुनूं कि आखिर बाथरूम में ऐसा क्या हो रहा है जो रोड तक आवाज़ आ रही है। लेकिन यह सोच कर रुक गया कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। किसी के बाथरूम में ऐसे थोड़ी ना झांका जाता है। खैर, मैं घर आ गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। अगले 2-3 दिन तक मैं कुछ भी कर रहा होता, कुछ भी, मेरा ध्यान उसी बाथरूम वाली आवाज़ पर चला ही जाता। एक अजब सी उत्सुकता जाग रही थी मेरे मन में कि आखिर बात क्या है। मेरे मन में कभी कभी उठता कि इस बात की चर्चा मैं अपने दोस्तों में करूं, लेकिन मैं खुद अभी परेशान था तो किसी से कुछ कहा नहीं। इसके बाद एक दिन मैं बाज़ार गया तो कुछ दोस्त मिल गए। वहीं छोटी सी पार्टी का प्लान बन गया तो एंजॉय करते करते रात के 10 बज गए। मैं घर आ रहा था। जैसे ही मैं पड़ोसन के बाथरूम के पास पहुंचा, मुझे फिर से वही सिसकियों वाली आवाज़ सुनाई दी। इस बार माहौल कुछ दूसरा था, अंधेरा भी था। तो मैं बाथरूम के करीब चला गया और सुनने लगा। बाथरूम में एक औरत थी। पता नहीं औरत थी या लड़की, लेकिन फीमेल आवाज़ आ रही थी। वह कभी ज़ोर से सांस लेती तो कभी चुप हो जाती, कभी कराहने लगती तो कभी सिसकने लगती। एक बार मुझे लगा अंदर शायद 2 लोग हैं, पर दूसरी कोई आवाज़ आ नहीं रही थी। अब काफ़ी देर हो गई, मेरे पैरों में मच्छर भी काट रहे थे, तो मैं वहाँ से चला आया। घर आकर मैं बिस्तर पर न जाकर सीधा छत पर चला गया और देखने का प्रयास करने लगा कि पड़ोसन के बाथरूम की तरफ आखिर ऐसा क्या हो रहा है। हालांकि मेरे छत से बहुत साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो मेरे तो होश ही उड़ गए। दरअसल वह पड़ोसन की बहू थी जिसका पति परदेश में है। मैं हैरान था कि यह क्या कांड है यार, जो ये बाथरूम में जाकर करती है। फिर मैंने सोचा, छोड़ो यार, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। इसी तरह 3 दिन बीत गए और अक्सर मुझे पड़ोस की बाथरूम वाली भाभी जी याद आ जाती। एक दिन मैं ऐसे ही छत पर शाम को टहल रहा था, घूम रहा था कि उधर से भाभी जी भी छत पर कुछ लेने के लिए आ गई। अभी वो नई नवेली थी, मतलब अभी जल्दी में शादी हुई थी उनकी, तो चेहरे पे घूंघट था, उनके चेहरा ढका हुआ था। जब वो जाने लगी तो मैंने भी हंसी हंसी में बोल ही दिया, अरे भाभी जी, भैया जी की बहुत याद आती है क्या? बुला लीजिए ना। कब तक अकेले रात गुजारेंगी? अरे बाथरूम बेचारा कब तक आपका साथी बनेगा? मैंने मजाक में ही कहा। बाथरूम का नाम सुनते ही वह रुक गई। शायद वो समझ गई मैं बाथरूम की बातें सुन चुका हूँ। वो गुस्सा हो गई और बोली, आप अपने काम से काम रखिए। किसी के बाथरूम में चोरी चोरी झांकना अच्छा नहीं होता। और हाँ, आइंदा मुझसे तमीज़ से बात कीजिएगा। बाप रे! इतना कहकर वो चली गई। एक बार मुझे भी गुस्सा आया। गुस्सा तो आया, लेकिन फिर सोचा, सही ही तो कह रही हैं। किसी के भी बाथरूम में झांकना अच्छा थोड़ी होता है। किसी के भी बाथरूम में झांकना भाई अपराध ही माना जाएगा। अच्छा हुआ यही मेरे मुंह पे जो कहना था वो कह के चली गई। कहीं मेरे घर पर अगर शिकायत कर देती तो मेरी तो वाट लग जाती, है ना। तो
भाभी जी की डांट से अब मेरी जो उत्सुकता थी मन में वो ख़त्म हो चुकी थी। मैंने भी सोचा छोड़ो यार, जिसको जो करना होगा वो करेगा। खैर ये सब बातें बीते कई दिन बीत गए। मेरी आदत थी कि मैं खाना खाने के बाद रोज़ छत पर टहलने आ जाया करता। एक दिन की बात है, मैं छत पर टहल ही रहा था कि मेरी ओर किसी ने एक कागज़ का टुकड़ा मतलब पत्थर में लपेट कर कागज़ फेंका, जो मेरे पास आकर गिरा। अब रात का समय था, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो पत्थर आया था वो भाभी जी की छत की तरफ से आया था। तो मैंने तुरंत उठा लिया। उस कागज़ में कुछ लिखा था। मैं दौड़ के कमरे में आया और लाइट जलाकर पढ़ने लगा। हे भगवान, मेरे तो होश ही उड़ गए। उस कागज़ में लिखा था, मैं आपसे उस दिन के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कभी कभी तो मन करता है कि जान ही दे दूँ, सुसाइड कर लूँ, मगर जान देने की भी हिम्मत नहीं होती। तो क्या करूं? बाथरूम में जाकर रो लेती हूँ। भैया, मेरा यहाँ जीना दुश्वार हो गया है। मेरे सास ससुर दहेज के लिए मुझे मारते पीटते हैं, खाना भी नहीं देते हैं और कहते हैं कि अपनी माँ बाप से शिकायत की तो काट के फेंक देंगे। मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया है और अपने फ़ोन से कभी जब मायके बात करवाते हैं मेरी, तो ये लोग क्या काम करते हैं, सामने खड़े रहते हैं ताकि यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ की जो अत्याचार हैं, कहीं मैं अपने परिवार को ना बता दूँ, कहीं मैं अपनी मम्मी को ना बता दूँ। इनके सामने अगर रोना भी चाहूँ तो दो चार बातें सुना ही देंगे और गंदी गंदी गालियाँ देंगे, ताने मारेंगे। इसलिए मैं बाथरूम में जाती हूँ और जी भर के रो लेती हूँ। वही आवाज़ें आपने सुनी थी। जब मैंने ये सब अपने पति को बताया तो वो भी अपने माँ बाप की ही भाषा बोलते हैं और गाली गलौज करते हैं। अब तो मेरा यहाँ दम घुटता है। समझ लीजिए मुझे कैद करके रखा गया है यहाँ पे इन लोगों ने। ना किसी से बात कर सकती हूँ, ना किसी के घर जा सकती हूँ, क्योंकि इन लोगों को डर रहता है कि कहीं मैं इनके अत्याचारों के बारे में किसी से कुछ कह ना दूँ, कहीं इनकी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं इनका राज ना खुल जाए। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे घर वालों को किसी तरह खबर कर दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे मर ही जाऊँगी। और हाँ, यह बात जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अपने आप तक ही सीमित रखना। कहीं मेरे पति या सास ससुर को खबर हो गई तो मुझे तो जान से ही मार देंगे। हे भगवान, मेरे पड़ोस में इतना बड़ा कांड चल रहा है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। अरे भाभी जी, इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं आपने। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि उनका मायका कहाँ है। अब मैं कैसे इनकी मदद करूं? उनके माँ बाप का क्या नाम है, घर कहाँ है? अगर मैं उनकी मदद करना भी चाहूं तो कैसे करूं? ये सब बातें किसी से कह भी नहीं सकता। भाभी जी ने खुद मना किया है। अब मैं करूं तो क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे किसी न किसी तरह से उनकी मदद तो करनी थी। किसी न किसी तरह से उनके मायके का पता लगाना था। भाभी जी छत पर भी तो नहीं आती कि पूछ लूं। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। फिर एक दिन अचानक परदेश से भाभी जी के पति यानी भैया जी आ गए। अभी तक तो सिर्फ ताने दे देकर भाभी जी को परेशान किया जा रहा था, लेकिन जब भैया जी आ गए तो भैया जी की बात ही अलग थी। वो रोज़ दारू पीकर आते और हंगामा करते, भाभी जी से मारपीट करते। अब मारपीट की वजह से धीरे धीरे बात जो थी वो घर के बाहर निकलने लगी। अब भाभी जी के ऊपर सारे मोहल्ले को तरस आ रहा था। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आजकल भाई कोई किसी के मैटर में पड़ना नहीं चाहता, कुछ भी हो जाए। एक दिन की बात है, मैं कहीं जा रहा था तो भैया जी नशे में धुत गिरे पड़े मिले सड़क के किनारे। मैं पास गया और उठाया तो वो बोले, अरे मैं होश में हूँ,
मुझे बेहोश मत समझो। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हर शराबी का डायलॉग होता है शराब पीने के बाद कि मैं होश में हूँ। मैंने कहा, अरे भैया इतना क्यों पीते हैं कि घर ही न जा सकें। चलिए मेरी गाड़ी पर बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। गाड़ी का नाम सुनते ही वो नशे में ही बोल पड़े, गाड़ी? अरे गाड़ी मेरे पास भी होती अगर मेरे ससुर रामदीन ने मुझे दी होती। ससुरे ने एक गाड़ी भी नहीं दी। मैंने तुरंत नोट कर लिया कि भाभी जी के पिताजी का नाम रामदीन है। खैर मैंने उन्हें घर तक किसी तरह पहुंचाया। अब नाम तो पता चल गया था, अब क्या करना था मुझे, अब गांव का नाम पता करना था। इसके लिए मैंने पास के ही एक लड़के का सहारा लिया और उससे पूछा, अरे यार तुम केशव भैया की बारात में गए थे क्या? सुना है कि बहुत दूर गई थी बारात। मैंने ऐसे ही अंदाज़ा से तुक्का मारा तो वो बोला, हाँ भैया बहुत दूर गई थी। यार तुम नहीं गए थे क्या? फिर मैंने कहा, नहीं यार मैं तो नहीं गया था, मुझे न्योता ही नहीं मिला था, क्योंकि मेरे और भैया जी के घर पे झगड़ा हुआ था, इसलिए मुझे न्योता ही नहीं दिया गया। मैंने गांव का नाम पूछा बहाने से और उसने बता दिया। फिर क्या था, मेरा तो काम बन गया। मैं तैयारी करने लगा भाभी जी के मायके जाने की, उनकी मदद करने की। अगले ही दिन मैं उस लड़के के द्वारा बताए गए गांव पहुंच गया और गांव वालों से रामदीन के घर का पता पूछते पूछते उनके घर पहुंच गया। द्वार पर भाभी जी की माँ मिली। उन्होंने पूछा कि किससे मिलना है बेटा? तो मैंने कह दिया, अम्मा जी मैं पास के ही गांव में कुछ काम से आया था, तो याद आया कि केशव भैया की ससुराल भी यहीं पास में है, तो चला आया हालचाल लेने। अब जैसे ही उनको मालूम हुआ कि मैं उनकी बेटी के गांव से आया हूं, वो खुशी के मारे एकदम पगला गई। खुशी के मारे दौड़कर पानी लेकर आई और खटिया बिछाकर मेरी सेवा करने लगी। ऐसे सेवा करने लगी कि जैसे उनके घर कोई मेहमान नहीं, खुद भगवान आ गए हों। वो बार बार अपनी बेटी का ही हालचाल पूछे जा रही थी। उन्होंने कई बार पूछा मुझसे, बेटा तुम मेरी बेटी के घर जाते तो हो ना? दिखाई देती होगी मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना? सास ससुर परेशान तो नहीं करते उसे? और मैं हर बार कह देता, हाँ अम्मा जी, भाभी जी बिल्कुल ठीक हैं। अब उनको कैसे बताऊं कि उनकी बेटी पर क्या बीत रही है। मैं उनकी खुशी को गम में बदलना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, बताना तो पड़ेगा, भाभी जी की मदद जो करनी है। मैं सोच ही रहा था कि उन्हें उनकी बेटी की हालत के बारे में कैसे बताऊं। तभी रामदीन जी आ गए। उन्होंने भी खूब आदर सत्कार किया मेरा। अब काफ़ी देर हो चुकी थी। इससे पहले कि केशव के घर से कोई फ़ोन आ जाए और ये लोग बता दें कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझे अपना काम करके यहाँ से चल देना चाहिए। मैंने भाभी जी के पिता को यानी रामदीन जी को अकेले में बुलाया और सारी बात बता दी और भाभी जी द्वारा दिया गया लेटर भी उन्हें थमा दिया। बस अब तो भाभी जी के माता पिता को जैसे सांप ही सूंघ गया हो, सब सन्न रह गए। वो सोच रहे होंगे कि हमने तो अच्छे खासे घर में अपनी बेटी ब्याही थी, ये सब क्या हो गया। फिर मैंने उन लोगों से किसी तरह विदा लिया और अपने घर वापस आ गया। अब फिर क्या था, अगले दिन मैं क्या देख रहा हूँ, जैसा मैंने सोचा था कि रामदीन 4 गांव वालों और 2 पुलिस वालों के साथ आ धमके और फिर शुरू हो गया झगड़ा। झगड़े में फैसला हुआ कि भाभी जी अब इस घर में नहीं रहेंगी। केशव और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखा गया। भाभी जी ने जाते जाते हाथ जोड़कर मुझे धन्यवाद किया। आज मुझे महसूस हो रहा था कि किसी की बेवजह मदद करने से मन को कितना सुकून मिलता है।